नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं विलास चित्रकार खरीफ की प्रमुख फसलों का संपूर्ण उर्वरक प्रबंधन इस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। ये वीडियो में कुछ हिंदी शब्द में कुछ गलतियां हो सकती है, उसे आप समझ लेना चाहिए। तो आज अपन जो देख रहे हैं संपूर्ण उर्वरक प्रबंधन कैसा होता है, उर्वरक की पूर्व स्थिति क्या है। 1950 के बाद रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा। उसके बाद 1965 के बाद संकर और उन्नत किस्म फसलों की उपलब्धि होने लगी। 1950 उर्वरक का उपयोग जो होता था वो 10-70 हजार मेट्रिक टन में होता था। 1986 में उसका जो उपयोग होने लगा उर्वरक का, वो 90 लाख मेट्रिक टन हुआ। उसके बाद 2021 के उर्वरक की खपत जो हो गई वो 650 लाख मेट्रिक टन में हुई है। ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि ये कैसा कैसा खाद बढ़ गया और कहाँ कौन सी संकरित किस्में खेतों में आई, फसलों में, वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा है। इसके बाद में प्रति वर्ष उपयोग में आने वाले रासायनिक खाद, भारत में यूरिया, पूरे भारतवर्ष की बात बता रहा हूँ आपको, यूरिया 3,35,000 मेट्रिक टन, डीएपी 1,10,000 मेट्रिक टन, म्यूरेट ऑफ पोटैश 35,000 मेट्रिक टन और एनपीके तीनों मिला के जो खाद आता है वो 1,25,000 मेट्रिक टन। इसमें से अपने महाराष्ट्र में सभी ग्रेड मिला के जो आज उर्वरक की खपत है वो है 13 लाख मेट्रिक टन की। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि खाद की खपत कितनी बड़ी है। इसमें ये जो खाद है एनपीके के अलावा अपने को फसलों को जो 16 द्रव्य है जो मिलने हैं वो 16 पोषक द्रव्य रहते हैं। उसमें से 3 जो मिलते हैं वो हवा में से मिलते हैं, उसमें O2, CO2 और H2। और मुख्य पोषक तत्व जो है वो है नत्र, स्फुरद और पालाश। द्वियम जो है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक द्रव्य जो है, तत्व जो है वो है फेरस, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन और क्लोरीन। ये ऐसे 16 पोषक तत्व अपने को फसलों के लिए चाहिए है। ये हवा पानी से किससे मिलते हैं, मुख्य क्या है, द्वियम क्या है और सूक्ष्म क्या है। इसमें जो उर्वरक है एनपीके, नत्र, स्फुरद और पालाश, उसकी आवश्यकता क्यों है। मिट्टी में सभी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से इसी की मात्रा कम हो गई है। अपेक्षित उत्पादन बढ़ाने के लिए इसी की आपूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। इसका कारण क्या है, जमीन में जो कुछ उर्वरक जमीन के पास खुद के पास है पर वो छोड़ नहीं सक रही है। इसका कारण क्या हो गया कि जमीन कहीं तो भी अपनी थोड़ी सी उसका जो लेवल बोलते हैं उसको, कर्ब और नत्र का लेवल जो है वो कम हो गया। इसके लिए अपने को उपज बढ़ाने के लिए ऊपर से नत्र, स्फुरद, पालाश देने पड़ते हैं। अब मुख्य पोषक तत्व क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे 6 पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व अधिकांश फसलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन ऐसे पोषक तत्व है जिनकी पौधों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों में आमतौर इस पोषक तत्व की कमी नहीं होती है, क्योंकि इनकी आपूर्ति मिट्टी के पानी और हवा से आसानी से हो जाती है। ये जो पोषक तत्व है तीनों, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये मिट्टी में से मिलते हैं, हवा से मिलते हैं और कुछ पानी में से मिलते हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम अपने को हवा और पानी में से आता है। जब बिजलियां चमकने लगती है, बादलों में गड़गड़ाहट होती है, जब नाइट्रोजन बहुत सारा नीचे आता है और वो अपने फसलों को मिलता है। पोषक तत्व जो है नत्र, नाइट्रोजन कारक पौधों में तना, शाखा और पत्तों की शाखाओं वाली वृद्धि करता है। नाइट्रोजन देने से पौधे को
अच्छी बढ़ोतरी मिलती है। हरित द्रव्य निर्मित में नाइट्रोजन प्रमुख भूमिका निभाता है, जो पत्तियों को गहरा हरा रंग देता है तथा प्रोटीन और अम्ल एसिड की निर्मित होती है। नाइट्रोजन की कोशिका संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है और खाद्य भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे फसल तेजी से बढ़ती है। नाइट्रोजन क्यों चाहिए ये इसमें पूरा बताया है आपको। आगे का आपका जो है वो है स्फुरद, बोले तो फॉस्फेट। फास्फोरस पौधे की वृद्धि, श्वसन, उत्पत्ति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण, कोशिका परिवर्तन, कोशिका विभाजन में सक्रिय रूप से शामिल रहता है। बेहतर कोशिका विभाजन से फसलों की जोरदार वृद्धि होती है और पौधों में बेहतर फूल और फल देने की क्षमता को बढ़ाता है। फास्फोरस ये नाइट्रिक एसिड, कोएंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और शुगर फॉस्फेट ये वनस्पति में मौजूद जैव रसायनों का मुख्य घटक है। फास्फोरस फसलों की जड़ों को लंबा तथा तनों को मजबूत बनाता है। फसलों की जल्दी पक जाती है। फास्फोरस ये जो फल फूल आते हैं उसको बढ़ाने का और पौधों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फास्फोरस की बहुत जरूरत पड़ती है। बाद में तीसरा जो है वो पोटैश है, पालाश बोलते हैं उसको। पोटैश प्लांट को फिजियोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पेड़ की छाल मोटी और मजबूत होती है। जड़ों में रोगों और कीड़ों को ठंड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ये पौधों में शुगर, स्टार्च और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। पोटैश के कारण पौधे अधिक मात्रा में पानी सोखते हैं, जिससे पानी की कमी होने पर फसल मजबूत रह सकती है। प्रकाश संश्लेषण और हरित द्रव्य के उत्पादन में मदद करता है। पोटैश ये सहजीवी नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है। फल और दानों का आकार, वजन और स्वाद बढ़ाता है। पोटैश की भूमिका फसलों में बहुत अच्छी तरह होती है और पोटैश देने से फसलों में आपको एक प्रकार का उत्पादन, खाने वाले फल होंगे तो उसके अंदर उसका जो अपन चूसते हैं, रस बोलो या वजन बोलो, वो अपने को अच्छा मिलता है। इसलिए पोटैश देना ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये तीनों एनपीके जो है ये अलग अलग ढंग से अपने अपने तरीके से ये अपने पीकों में काम करते हैं। द्वितीय पोषक तत्व क्या है? जो पहले आपको बताया मैंने 16 में, उसमें आपको एनपीके 3 बता दिया, जो उर्वरित ऊपर से हवा से जो मिलते हैं वो तीनों बता दिया। अभी द्वितीय कौन से? कैल्शियम, गंधक, मैग्नीशियम, ये 3 पोषक तत्व है जिन्हें वनस्पति द्वितीय पोषक तत्व कहा जाता है। फसल वृद्धि और उपज के लिए इन 3 पोषक तत्वों की मध्यम मात्रा में आवश्यकता होती है। अब इसमें कैल्शियम क्यों चाहिए, गंधक क्यों चाहिए और मैग्नीशियम क्यों चाहिए? ये तीनों की जो पोषक है, द्वितीय पोषक है, इसकी मात्रा थोड़ी सी कम लगती है पर ये बहुत जरूरी है। इसमें सबसे जरूरी है गंधक। गंधक का काम क्या है? गंधक खेत में डालने के बाद में जमीन में जो कुछ भी पड़े हुए खाद पड़े हुए है वो पूरे मिलने के लिए आपको मदद करता है और थोड़ा सा फसल को भी उत्तेजित करता है। इसलिए आपको गंधक डालना बहुत जरूरी है। और मैग्नीशियम क्या काम करता है? मैग्नीशियम जो पत्तियों में लाल रंग की पत्तियां कमतरता हो जाती है कुछ पोषक द्रव्य की, उसके लिए मैग्नीशियम काम करता है। तो इस प्रकार से द्वितीय पोषक तत्व आपको डालना बहुत जरूरी है। बाद में सूक्ष्म पोषक द्रव्य, सूक्ष्म बोले तो बहुत कम मात्रा में लगने वाले। इसके अंदर क्या होता है? आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और मॉलिब्डेनम उतने ही महत्वपूर्ण है जितने फसलों की इष्टतम विकास के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि फसलों की इनकी कम आवश्यकता होती है, इसलिए सूक्ष्म पोषक द्रव्य इसे कहा जाता है। ये बहुत थोड़े थोड़े लगते हैं। जैसा कि अपन अपने
भोजन की थाली लेते हैं, वो थाली के अंदर क्या होता है, नमक होता है, अचार होता है, ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी लगती है। वैसे ही ये पोषक द्रव्य भी अपने फसलों को बहुत थोड़े पैमाने में लगते हैं, पर इसकी जरूरत होती है। फसल की वृद्धि और गुणवत्ता का सीधा संबंध है। फसलों को विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। अब रासायनिक उर्वरकों का प्रकार, जो रासायनिक उर्वरक है इसके अंदर 3 प्रकार होते हैं। एक सीधा उर्वरक, उन उर्वरकों में केवल एक पोषक तत्व होता है, N होगा वो नाइट्रोजन, P होगा वो फॉस्फेट और K जो होगा ये पोटैश। मिश्रित उर्वरक में क्या होता है, ये उर्वरक मिश्रित सीधे उर्वरक को मिला के तैयार किया जाता है। बोले तो क्या होता है, नत्र भी लेंगे, फॉस्फेट भी लेंगे, पोटैश भी लेंगे, और तीनों को एक जगह से मिलाएंगे, वो हो गया मिश्रित उर्वरक। और एक संयुक्त उर्वरक, संयुक्त उर्वरक बोले तो एक रासायनिक अभिक्रिया से जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, वो अभिक्रिया से द्वारा उत्पादित किया गया ये संयुक्त उर्वरक है, जिसमें ये तीनों पोषक द्रव्य होते हैं। आप वो संयुक्त उर्वरक से एक भी दाना निकालोगे तो आपको तीनों भी मिलेंगे एक ही दाने में, N, P और K। ये संयुक्त होता है। ये तीनों में अलग अलग है, नत्र अलग होता है, पोटैश है, बाद में मिश्रित का आपको बताया, वो तीनों मिला के एक बनाया जाता है, उसको मिश्रित है। संयुक्त है, ये कारखाने में पूरा तीनों एक जगह डाल के उसकी पूरी घोल बनाने के बाद में उसके ग्रेन्यूल बनते हैं। बल्क उर्वरक के बारे में संक्षिप्त जानकारी। सीधे उर्वरक क्या क्या है, यूरिया है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है। मिश्र उर्वरक क्या क्या है, 20-20-018, 20-20-0-0, 18-10-10, 10-20-20, ये मिश्र उर्वरक है। उसके बाद संयुक्त उर्वरक क्या है, DAP बोले तो 18-46, बाद में 10-26-26, बाद में 12-32-16, 24-24-08, 15-15-15, 20-20-0-13, बोले तो 8-21-21 और 9-24-24, ये हो गए संयुक्त उर्वरक। अब संयुक्त उर्वरक में कुछ कंपनियों में जैसा कि दीपक, इन्होंने एक नई तकनीक लाई हुई है, उसके अंदर एक क्रॉपटेक और स्मार्टटेक नाम से मार्केट में उर्वरक आए हुए हैं। ये उर्वरक बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर ये तीनों मिला होने के बावजूद भी कुछ एडिशनल एलिमेंट्स है, वो आपको ये क्रॉपटेक और स्मार्टटेक में मिलते हैं। रासायनिक उर्वरक में पोषक तत्वों का प्रमाण क्या होता है, ये भी आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो नहीं मालूम पड़ा, चलो यूरिया डाल दो, नाइट्रोजन अपने को इतना चाहिए, फॉस्फोरस इतना चाहिए, पोटैश इतना चाहिए, पर उसमें से मिलता कितना। एक यदि आप बैग लाते हो खाद की तो क्या मिलता चाहिए, यहाँ पे बताया हुआ है। यूरिया का बैग क्या होता है, इसके अंदर यूरिया के अंदर नत्रस, पुरादर, पालाश, ये 3 उर्वरक हैं अलग अलग। इसके अंदर आपको 50 किलो की जब बोरी लेते हो तो आपको सिर्फ सीधा नाइट्रोजन जो है, नत्र जो है, वो सिर्फ 23 किलो मिलता है 50 किलो। कितना मिलता है, 23 टन। बाद में सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या होता है, P होता है, P बोले तो फॉस्फेट, ये आपको 50 किलो बोरी में कितना मिलता है, सिर्फ 8% मिलता है। बाद में म्यूरेट ऑफ पोटैश में क्या होता है, पोटैश होता है 60 किलो, उसमें से कितना मिलता है अपने को, 50 किलो बोरी में 30 किलो मिलता है। बोले तो जब आप ये तीनों के अंदर यदि आप एक 100 किलो यदि यूरिया लेते हो तो आपको कितना नाइट्रोजन मिलेगा, 46 किलो मिलेगा सिर्फ। इस हिसाब से आपको फसलों को देने के लिए ठहराना पड़ेगा कि अपने को कितना किलो नत्र देना है, तो उसके लिए यूरिया कितना लाना पड़ेगा। अब DAP में क्या है, DAP में क्या है, 18% नत्र है और 46% फॉस्फेट है। पोटैश इसमें होता नहीं है, तो अपने को एक DAP के बैग लेते हो तो अपने को 50 किलो की बैग होती है, उसके अंदर क्या मिलता है, 9% नाइट्रोजन मिलता है और 23% आपको फॉस्फेट मिलता है, उसमें पोटैश नहीं मिलता है। 10-26-26 में क्या मिलता है, 50 किलो बोरी के अंदर आपको 5 किलो नत्र मिलेगा, 13 किलो आपको फॉस्फेट मिलेगा, 13 किलो आपको पोटैश मिलेगा। 12-32-16 में क्या मिलेगा, 6% नाइट्रोजन मिलेगा, 16% पोटैश फॉस्फेट मिलेगा
और 8% पोटैश मिलेगा। बाद में 20-20 में क्या मिलेगा, 10 किलो नाइट्रोजन मिलेगा और 10 किलो फॉस्फेट मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको जो खाद देना है वो खाद सही तरीके से जाना फसलों को, इसलिए ये यहाँ पे आपको सब बताया गया है। और ये बताया जाने का कारण एक ही है कि आपको 100 किलो लाना है, 200 किलो लाना है, 400 किलो लाना है। भाई मेरे को खाद देना है, 2 बोरी डालने पे 2 बोरी में आपको नत्र कितना जा रहा है, उसके अंदर पोटैश कितना जा रहा है, फॉस्फेट कितना जा रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको उर्वरक की मात्रा खेत में डालनी पड़ेगी। अभी फसलों के लिए रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता के लिए आवश्यकता क्या है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा चाहिए, जीवाणुओं की संख्या बहुत चाहिए, नमी चाहिए और मिट्टी का पीएच बोलते हैं उसको, सामू बोला जाता है। वो पीएच जो है यदि नॉर्मल कंडीशन में होता है तो इसकी उपलब्धियां, अपन जो उर्वरक डालेंगे उसकी उपलब्धियां अच्छे ढंग से होगी और अपना जो फसल है वो अच्छे से आपको दिखने लगेगी। अब ये उर्वरक कैसे मिलते हैं, इसकी उपलब्धि जो है, रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता की अवधि 50%। कैसी है, कितने दिन में मिलते हैं रासायनिक उर्वरक, कितने दिन में मिलते हैं, नत्र 3 से 5 दिन में 50%, स्फुरद 25 से 30 दिन में, पालाश 40 से 50 दिन में। ये सरल जो खाद आता है गोलियों में उसके बारे में बताया। बाद में विद्राव्य जो वाटर सोल्यूबल बोले जाते हैं वो आपको ड्रेंचिंग कर सकते हैं या पंप में उसको घोल बना के आप पौधों को छोड़ सकते हैं, उसका बनाया है। और तीसरा जो है ऑर्गेनिक चिलेटेड और प्रोटीन, इसके अंदर और माइक्रो में आए हुए है खाद जो है, यही खाद है। तो ये देखो, नत्र विद्राव्य उर्वरक बोले तो पानी में घुलने वाले, नत्र 1 से 6 घंटे में मिलेगा। यदि आप 19-19-19-3 वाला जो उर्वरक देते हो पानी में घुलने वाला, तो उसमें का नत्र कितना मिलेगा, 1 से 6 घंटे में नत्र मिलेगा, स्फुरद 15 दिन के बाद मिलेगा, पाला 4 दिन के बाद मिलेगा। अब ये जो नीचे के है द्वियम और सूक्ष्म वाले, मैग्नीशियम आज डालोगे 6 दिन के बाद मिलेगा, मॉलिब कैल्शियम 6 दिन के बाद मिलेगा, मैग्नीशियम 5 घंटे में मिल जाता है। सबसे जल्दी मिलने वाला होता है मैग्नीशियम। सल्फर 12 दिन लगते हैं, क्लोरीन जो घटक है वो 3 दिन लगते हैं, फेरस को 2 दिन लगते हैं, मैंगनीज को 2 दिन लगते हैं, मॉलिब्डेनम को 2 दिन और जिंक को 3 दिन लगते हैं। इसी को मद्देनजर रखे अपने को विद्राव्य जो खाद होते हैं पानी में घुलने वाले, ठिबक से जाने वाले, ड्रेंचिंग से जाने वाले, इसी को मद्देनजर रखते अपने को अपने फसलों को देना चाहिए। अब ऑर्गेनिक चिलेटेड और प्रोटीन में क्या है, नत्र 12 मिनट में लगता है बिल्कुल, स्फुरद 2 घंटे में लगता है। चिलेटेड फॉर्म वाले प्रोटीन चिलेटेड वाले बोले तो एकदम इमीडिएट। पालाश 1 घंटे में मिलेगा, कैल्शियम 2 घंटे में मिलेगा, मैग्नीशियम 1 घंटे में, सल्फर 2 घंटे में, क्लोरीन इसमें आता नहीं है, फेरस 2 घंटे में मिलेगा, मैंगनीज 3 घंटे में मिलेगा, मॉलिब्डेनम भी आपकी चिलेटेड फॉर्म में आता नहीं है और जिंक 2 घंटे में मिलेगा। आप इस पर से ठहरा सकते हैं कि आपको खाद जो देना है, ये खाद देना है तो कैसा देना पड़ेगा, पैसा मिलता है, कितने दिन के बाद मिलता है, उसके ऊपर आपको फसल खाद देने की फिक्स करना है कि भाई मेरे को खाद आज देना है, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। बाद में वाटर सोल्यूबल जो है, जो पानी में घुलने वाले जो है, उसको आपको कैसा देना पड़ेगा, वो आपको इसके ऊपर ये जब आप पढ़ोगे या आप देखोगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। बाद में चिलेटेड फॉर्म वाले जो है वो आपको ये देखने के बाद ख्याल में आ जाएगा कि अपन ने खाद अपने फसलों को कैसा कैसा कब कब देना चाहिए। अब खाद देने के तरीके, खाद कैसा दिया जाता है, ये सबसे बड़ा मायने रखने वाला हमारा स्लाइड है। जल्दी और मध्यम अवधि के फसलों के लिए संपूर्ण फास्फोरस पोटैश बुआई के साथ और नाइट्रोजन को 2 भागों में बोया जाना चाहिए। जल्दी और मध्यम अवधि के फसलों के लिए, जल्दी और मध्यम बोले तो खरीफ और रबी में गेहूं और चना, अलसी भी होती है। एक
पिकों के लिए संपूर्ण फास्फोरस और पोटैश बोए के साथ ही देना चाहिए, और नाइट्रोजन कुछ एक भाग पहले देना चाहिए और एक भाग बाद में देना चाहिए। 2 भागों में नाइट्रोजन को देना चाहिए जल्दी और मध्यम अवधि फसलों के लिए। दूसरा, दीर्घकालीन फसलें। दीर्घकालीन फसलें बोले तो बाग बगीचे जो होते हैं ये दीर्घकालीन होते हैं। फास्फोरस पोटैश 2 किस्तों में, नाइट्रोजन 4 किस्तों में बांट के देना चाहिए, क्योंकि दीर्घकालीन है इसलिए आपको उसको 2 किस्तों में बांटेंगे तो वो उस हिसाब से आपको मिलना जाएगा। और उर्वरक की जड़ों को चारा और फैलाकर ढकाकर देना चाहिए, बहुत गहरा या बहुत उथल न फेंके। उर्वरक आपको जो जमीन में देना है उसको आप पूरा जमीन में डालो, मट्टी से ढक दो। मट्टी नहीं होगी तो जो कुछ भी ये पड़ा होगा चारा या तनाज बिना जो कोई भी चीज़ होगी उससे ढक दो, या तो उसके ऊपर पानी जल्दी जाना चाहिए और बहुत खुली पे जाना, बहुत गहरा या बहुत उथला न फेंके, गहरा भी डालो मत या ऊपर भी फेंको मत। खाद ये चीज़ ऐसी है, ये पूरा पेट्रोलियम बेस होता है, यदि आप ऊपर डालोगे जल्दी, यदि ढका नहीं गया या पानी नहीं गया तो इसमें से आप ऐसा समझो कि 30 से 40% ये निकल जाएगा। इसलिए आपको जो देना है वो डालो, जल्दी से उसके ऊपर मिट्टी डालो या कोई कचरे से ढक दो या तो पानी दो। सिर्फ ऊपर डालना नहीं है, नहीं तो जनरली क्या होता है खाद डाले जाते हैं, फिर दूसरे दिन के बाद में फिर पानी आएगा या अपन कोई बखर से बुआई करेंगे, अपना ये करेंगे, मट्टी चढ़ाएंगे, उस टाइम दबेगा तो एक दिन निकल जाएगा आपका। ये ऐसा नहीं करना है। उर्वरक को आपको जो करना है वो एक तो जमीन में डाल दो, ढाक दो, या तो आपके खेतों में यदि कुछ गन्ने का पाचट होगा या धान का तनस होगा, गेहूँ का, उससे ढाक दो, या तो पानी दो। ज़्यादा ऊपर नहीं डालने का है और ज़्यादा नीचे नहीं डालने का है। उर्वरित संतुलित उर्वरक का प्रयोग। किसान को उर्वरक के बारे में अपर्याप्त जानकारी है। ये जानकारी अपर्याप्त जानकारी क्यों है? मालूम ही नहीं है कि भाई कौन से खाद फसल को कौन सा खाद कौन से टाइम में देना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कोई कराता नहीं है। मिट्टी का परीक्षण हर 2 या 3 साल के बाद एक बार करना चाहिए। उसी हिसाब से आपको उर्वरक का वापर करना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ की कमी, कार्बनिक पदार्थ की कमी ये मैंने पहले आपको भी बताया है। क्या हो गया है, बार बार फसल और अपने खाद डाल रहे हैं अपन, उससे क्या हो गया है, जमीन का जो कार्बन लेवल है वो एकदम कम हो गया है। वो कम होने के कारण अपने को खाद डालने के बाद में फसल जो चाहिए वैसी मिलती नहीं। इसके लिए वो कार्बन बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे अच्छे काम करने पड़ेंगे खेतों में। आपको जो हरी ये बोलते हैं उसको अपन ग्रीन मैन्योरिंग बोलने जाता है, जो अंदर के अंदर दबाई जाती है। कुछ काड़ी कूड़ा जो होगा उसको भी आप रोटावेटर से दबा दीजिए। ये आप सरीका करते रहेंगे तो ये लेवल बढ़ जाएगी। और टाइम पर खाद देना बहुत जरूरी है। टाइम पर यदि आप खाद नहीं दोगे तो आपको फसल से आप ये नहीं मांग सकते कि मेरे को फसल अच्छी क्यों नहीं हुई। तो समय पे खाद देना बहुत जरूरी है आपको। द्वितीय पोषक तत्वों का उपयोग फसल विधि या स्थानीय दशाओं का प्रयोग मृदा परीक्षण अथवा मृदा उर्वरक के अनुसार करना चाहिए। द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर में 2 आते हैं। एक तो आप WDG वाला सल्फर लीजिए, वो जल्दी घुल जाता है, नहीं तो दानेदार वाला लीजिए। अलग अलग आवश्यक रूप से आप दिया जाना चाहिए। सूक्ष्म पोषक द्रव्य EDTA फॉर्म या चिलिटेट फॉर्म, जो पिछले स्लाइड में मैंने तीसरे में बताया था, ऑर्गेनिक और प्रोटीन्स या ड्रिप द्वारा दिए जाते हैं। मिट्टी में उर्वरकों के साथ साथ दिया जाना चाहिए। ये जो है सूक्ष्म पोषक द्रव्य जो है EDTA फॉर्म या चिलिटेट फॉर्म में, जो आप जो ड्रिप से या ठिबक से जो देना चाहेंगे, बराबर है, उसके साथ यदि दिए तो भी चल जाता है। कोई उसके अंदर आपको अलग उससे करने की जरूरत नहीं है, पर ये आपको देना जो जरूरी है। अब सोयाबीन में आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। अब सोयाबीन जो फसल है वो बहुत कम दिन की है, मैक्सिमम 100 से 110 दिन की है।
और यदि अपने जो जमीन है वो यदि अच्छी होती है, उसमें ग्रोथ अच्छी होती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 बैग और म्यूरेट ऑफ पोटैश आधी बैग, बोले तो 25 किलो यही देना है। सोयाबीन को अच्छे जमीन के अंदर नत्र की जरूरत होती नहीं, क्योंकि आपकी फसल अच्छी ग्रो हो जाती है, उसको नत्र होता नहीं है, नहीं होना चाहिए। यदि आपकी जमीन थोड़ी सी हल्की है, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा है फसल का, तो आपको क्या करना चाहिए, डीएपी या तो 12-32-16 या तो 14-35-14 एक बैग। उसके अंदर सल्फर जो मैंने पहले बताया, एक तो दानेदार सल्फर लीजिए वो 10 किलो या सल्फाबुट 2 किलो। अब इसके अंदर मैं आपको ये यहाँ पे जो सल्फर की बात करूंगा, ये सल्फर जब डालोगे दानेदार, तो ये मिलने के लिए आपको लगते कितने दिन, मैंने बताया 20 से 25 दिन। और यदि आपको सल्फर जल्दी चाहिए तो आप सल्फाबुस्ट एकड़ को 2 किलो के लिए आप डाल दीजिए। और जहां पे कम ग्रोथ होती है, क्रॉप की एकदम कम ग्रोथ होती है, वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पोटैश फॉस्फेट, अपना नत्र फॉस्फेट और सल्फर, इसकी आपको बहुत जरूरत होती है। उसके अंदर अपन ने यहाँ पे जो किया है, जो हमारे ट्रायल के अंदर हमने जो खाद वापरे हुए उर्वरक वापरे वो है 20-20-0-13 बोले तो सल्फर आ गया, या तो 24-24-08 ये आपको एक बैग देनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्लाइड में बताया गया है जैविक का वापर। जैविक खाद क्यों वापरना चाहिए, जैविक खाद वापरने से आपने दिए हुए जो उर्वरक है, यदि वो जो मिलते कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 से 70%। यदि आप 1 क्विंटल नाइट्रोजन डालते हो, 1 क्विंटल फॉस्फेट डालते हो, तो उसमें से मिलता कितना है, 60 या 70 किलो। बचा हुआ जो है उसको आपको फसल को मिलना चाहिए, उसी के लिए आपको जैविक खाद वापरना बहुत जरूरी है। ये आपको, यदि आप कंटिन्यूएशन में भी इसका वापर करते रहोगे, तो एक दिन आपका जो आपको जो खाद देना है, नत्रस, स्फुरद और पालाश वाला, ये कम से कम 30 से 40% कम हो सकता है। उसके लिए क्या है, बूस्टर के पास में एनपीके हाई, बोले तो नत्र, स्फुरद, पालाश के जीवाणु एकदम ज्यादा काउंट वाले, उसके अंदर फास्फोरस के जीवाणु जो पी बूस्ट हाई के नाम से है, बाद में पोटैश के जीवाणु के लिफ्ट हाई के नाम से है। इनका उपयोग आप फसल के सोयाबीन के अंदर पहला जो करना है, वो पहला आपको 25 से 30 दिन में करना है, और दूसरा जो काम करना है पी बूस्ट और के लिफ्ट 250-250 ग्राम, ये आपको जब आपकी फसल फूल के ऊपर और फल्ली के ऊपर रहेगी, जब आपको पी बूस्ट और के लिफ्ट आएगा 250-250 ग्राम का, उसका उपयोग करना है। इसको देने का तरीका एक ही है, पहले तो आप खाद के साथ दे सकते हो, ये दोनों के बाद में यहाँ पे फूल और जब फल्ली रहेगी तो आपको वहां पे देने का कारण एक है, आपको उसको पानी में घुला के पंप से छोड़ना पड़ेगा। सोयाबीन के फसल में सल्फर का महत्व बहुत बड़ा है, मैंने आपको बताया है सल्फर क्यों चाहिए। बाद में क्रमिक सोयाबीन हरभरा फसल अनुसार घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करो। ये क्या है, सोयाबीन के फसलों में सल्फर का महत्व। सोयाबीन की फसल में सल्फर का महत्व मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद में सोयाबीन और हरभरा फसल प्रणाली जो बनती चलती है, परिस्थितियों के अनुसार आपको घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। घुलनशील उर्वरक बोले तो जो पानी में घुलने वाले, उसको अपन वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बोलते हैं। उसका उपयोग आप सोयाबीन और हरभरा की दोनों की फसल जब है उसके अनुसार इसका ही उपयोग करें। उसके अंदर आप एनपीके है, पी बूस्ट है और के लिफ्ट है, ये तीनों वापर सकते हो। ये वापरने से आपको फसल बहुत बढ़िया आ सकती है। इसके बाद में क्या है, कपास में उर्वरक और संतुलित और समय का प्रयोग करें। कपास में क्या करना चाहिए आपको, रोपण से
पहले या रोपण के साथ में जब आप लगाते हो, या तो उसके पहले या उसके बाद में क्या करना है, 1 एकड़ के अंदर डीएपी की 1 बैग और पोटैश 1 बैग और राइजर 5 से 10 किलो। ये जो राइजर जो बोला है ये उच्च गुणवत्ता का ह्यूमिक एसिड ग्रैन्युअल्स फॉर्म में है। इससे अच्छा ह्यूमिक एसिड आपको बाजार में सिर्फ एक ही कंपनी दे सकती है, वो है कोर्टेवा नाम की, बाकी नहीं। तो आपको इसके साथ राइजर दे। राइजर क्यों देना है, जड़ों का सफेद जड़ बढ़ना, जड़ों का विकास करना, इसलिए आपको राइजर की यहाँ पे जरूरत है। बाद में रोपण के 25 दिन के बाद ये जो खाद के आपको दिन दिए हुए गए हैं, उर्वरक आपको जो डालना है कपास के अंदर, इसके जो दिन दिए हुए ये आपको ख्याल रखना चाहिए और इसी टाइम में आपको खाद उर्वरक आपको जमीन में फसल को देना चाहिए। 25 दिन के बाद आपको क्या करना चाहिए, यूरिया 1 बैग, उसके साथ में सल्फर बुस्ट 2 किलो, ये 25 दिन के बाद में आपको देना ही देना है। रोपण के 50 दिन बाद, जिस दिन कपास लगाई हो उसके 50 दिन के बाद क्या करना है आपको, डीएपी आधी बैग, पोटैश आधी बैग और यूरिया 1 बैग देना है। यहाँ पे आपको पोटैश और यूरिया क्यों देना है, क्योंकि डीएपी के अंदर आपको क्या मिला है, सिर्फ नत्र और फास्फोरस मिला हुआ है। पोटैश क्यों देना है, यूरिया 50 दिन के बाद में कुछ उसके अंदर फूल फल, कपास के अंदर पाती जो पलते ना पहली, वो आना चालू होते, कुछ जगह फूल आना चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको झाड़ में ताकत आनी चाहिए, इसके लिए आपको वहाँ पे यूरिया बताया गया है और पोटैश से उसको थोड़ी सी और ताकत मिलेगी तो अच्छे से आएगा। रोपण के 75 दिन के बाद में क्या करना है आपको, यूरिया आधी बैग और बिग बी 5 किलो। 75 दिन का जो समय होता है, इस टाइम में आपको कुछ कपास के अंदर पाती मिलेगी, कुछ फूल मिलेंगे, कुछ टिंडे बने हुए मिलेंगे। उसके लिए आपको वहाँ पे पोटैश की बहुत ज़रूरत होती है। और जब उस टाइम में कपास के अंदर कुछ थोड़ी सी ताकत भी कम होती है, पत्तों में कुछ सूक्ष्म अन्न द्रव्य या द्वितीय अन्न द्रव्य कम पड़ते हैं, इसलिए अपन ने बिग बी किया हुआ है। बिग बी में क्या है, पोटैश है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। उर्वरक देने का विधि जो है, एक तो बुआई करके दो, या तो अपनी जो दराती होती है उससे आप खोर के दे दो, या तो उसको ढाक दो। ये 3 टाइप से आपको उसकी विधि है। बागवानी के लिए यदि कपास आपकी बागवानी में है, बागवानी बोले तो पानी दे सकते हो और अच्छी फसल लेना चाहते हो और आपका बजट है, तो ये जो उर्वरक की मात्रा जो है ये आप 1.5% बढ़ा सकते हैं। ये चीज है, यदि आपके पास पानी देने का प्रबंध होगा और अपने पास बजट होगा तो आप इसको 1.5 गुना इसकी मात्रा बढ़ा दो, फसल आपको अच्छी आएगी। अब इसके अंदर आपको जीवाणु का जो वापर मैंने सोयाबीन के अंदर बताया आपको, तो इसके अंदर कपास के अंदर आपको क्या करना है, 30 दिन के बाद एनपीके है 250 ग्राम देना है। यदि आप यहाँ पे 25 दिन के बाद आपने क्या दिया है, यूरिया 1 बैग और पहला दिया, ये सबको उठाने का काम एनपीके हाई करेगा, वो 250 ग्राम प्रति एकड़ देना है आपको। तो इसको सीधा है, यदि ये 25 दिन के बाद आ रहा है तो उसके साथ भी दिया तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। 60 दिन के बाद में आपको पी बूस्ट 250 ग्राम या के लिफ्ट हाई 250 ग्राम, या आप ड्रेंचिंग करना है। इसमें यदि आपका ठिपक डाली होगी तो उसमें से छोड़ दो, नहीं तो 200 लीटर पानी में दोनों मिला के 250 ग्राम डालो, और पंप जो होता है आपका, पंप के अंदर जो नली होती है उसका नोजल निकाल के उसमें से आप पानी छोड़ दो, चला जाएगा। तो आपको ये जो है इस टाइप से यदि आप कपास के अंदर खाद का प्रयोग करोगे, जो खाद और या तो उर्वरक जो वापरेंगे उसकी आपने डोज दी हुई है और ये जो दिन दिए हुए हैं इस हिसाब से आप वापरो, आपको फसल में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। हर बोले तो तुअर, हर में रासायनिक खाद का क्या प्रयोग करना है। हर में डीएपी
या तो 12-32-16 या तो 14-25-14 प्रति एकड़ एक ही बैग एक ही बार देना है। हर हर में आपको बार बार खाद देने की जरूरत नहीं है। एक ही बार आप एक खाद देते हो तो हर का क्रॉप आपको अच्छा आ सकता है। बाद में मक्का, ज्वार और बाजरा, इसके अंदर उर्वरक का प्रबंधन कैसा करना चाहिए? बुआई के साथ या रोपण के साथ? 10-26-26 2 बैग, जिंक सल्फेट 10 किलो और एनपीके 250 ग्राम। यहाँ पे आपको ये जो अनाज की फसल है, तीनों की तीनों, मक्का, ज्वार और बाजरा, यहाँ पे जिंक की बहुत जरूरत होती है, इसलिए आपको जिंक बोला है। बाद में 20 से 30 दिन के बाद में यूरिया 1 बैग और पी बूस्ट है 250 ग्राम। बाद में 40 से 50 दिन के बाद यूरिया 25 ग्राम, केलिप ट्राइब 250 ग्राम प्रति एकड़। ये जो पूरी मात्रा दी हुई है प्रति एकड़ के हिसाब से दी हुई है। इस हिसाब से आपको ये जो अनाज वाली फसलें हैं, मक्का, ज्वार और बाजरा, इसको ये देना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जिंक सल्फेट का आपको मैंने महत्व बताया हुआ है, वो दीजिए। आप ये 10-26-26 के साथ में एनपीके हाई देते हैं तो ये खाद पूरे तरह से उठाया जाएगा। उसके बाद में यूरिया के साथ में पोटैश देते हैं तो इसमें से जो फॉस्फेट और पोटैश पड़ा है वो पीबूश उठा लेगा और यहाँ पे जो पोटैश पड़ा है वो केलिप उठा लेगा। इस हिसाब से आपको ये देना है। बाद में मिर्च, बोले तो मिर्ची, बेड, मिर्ची का लागवड़ जो होती है, एक तो बेड पे होती है, एक तो सरी गिरा के होती है। 2 तरह से लागवड़ होती है। और बेड की लागवड़ जो होती है ये बहुत जगह पे ड्रिप की नलियाँ डाली जाती है, और जो बेड अपना सरी ओरंबे के ऊपर जो होती है वो लागवड़ जो होती है उसको अपन पानी देके, ओरंबा जो बनाया रहता है ऐसा वाला, उसके अपन बगल में उसके अपन पौधे लगाते हैं। तो बेसल डोज क्या चाहिए? मिर्ची की आपूर्ति, अच्छी पोषक तत्वों के साथ में मिर्ची की आपूर्ति करने के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 बैग, ये और प्लस में 10-26-26 2 बैग, ये आपको पहले डालना है। या तो डीएपी 2 बैग प्लस पोटैश 1 बैग, ये आपको, ये 2 में से कुछ भी चुनो आप, उसमें से 2 बैग ये आपको बेसल डोज में बेड के अंदर या खेत में डाल देना है। बाद में आपको उसका मिर्ची के पौधे लगाना चालू करना है। और साथ में ही आपको कुछ महत्वपूर्ण पोषक अन्न द्रव्य जो है वो देने जरूरी है। उसके अंदर क्या है? सल्फा बूस्ट है, वो 2 किलो दीजिए। राइजर जी है वो 15 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो। उसके साथ में नीम की पेंट जाती है, ये 200 किलो, ये पर एकड़ का डोज है। और जमीन में से जो कीड़ आती है उसके अंदर उमनी है, बाद में वो एक ज़्यादा पहिए वाली जो आती है कीड़, उसको वानु बोलते हैं। उसके बाद में सूत्रकृमि होती है, इसके लिए आपको कार्डाफ हाइड्रोक्लोराइड, ये हमारे कंपनी का किस्टा जीआर करके है, ये आपको 5 किलो डालने का है। ये डालना के लिए मिट्टी के कीड़ों के नियंत्रण के लिए। ये आपको जो दिया है, मैं राइजर का आपको यहाँ पे भी महत्व दे रहा हूँ। राइजर ये अच्छे गुणवत्ता वाला ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स है, इसलिए आपको इसका काम क्या है, जो जड़ें होती है उसको मजबूत बनाना और सफेद मूली बढ़ाना, इसका काम। जितनी सफेद मूली अच्छी बढ़ेगी, ये सब दिए हुए जो आपके खाद है, उर्वरक है, ये पूरे मिलना चालू हो जाएगी। इसके लिए आपको राइजर, मैग्नीशियम सल्फेट जरूरी होता है, पहला अन्न द्रव्य है, ये बहुत है। लिंबोड़ी पेंट का एक है, ये रिपेलेंट एक्शन है। ये डालने के बाद में क्या होगा, जो कुछ भी है तो वो थोड़ा सा कड़वाहटपन आ जाता है मिट्टी के अंदर, और कोई कीड़ वहाँ पे आना नहीं चाहती, इसलिए लिंबोड़ी पेंट डालना जरूरी है। हल्दी, अदरक का बेसल खुराक, बेसल खुराक ये जो होते हैं हल्दी और अदरक के लिए, आपको ये बेड के ऊपर ही, ये तो फसल पूरी बेड के ऊपर ही लगती है, कोई यही नहीं उसके अंदर, तो ये बेड के ऊपर ही आपको डालना है। 10-26-26 2 बैग, उसके अंदर अमोनियम सल्फेट 1 बैग, सल्फाबूस्ट 2 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो, 10 किलो, राइजर जी 10 किलो,
फेरस सल्फेट 10 किलो, जिंक सल्फेट 10 किलो, क्रिस्टाजिया 405 किलो या और ट्राइकोबुश 2 किलो प्रति एकड़। ये जो पूरा है, ये पूरे उर्वरक आप लाइए, खाद लाइए, सब एक जगह कीजिए, उसको मिला दीजिए और आप बेड के ऊपर डाल दीजिए बुआई करने के पहले। इसकी बुआई बोले तो इसका जो कंद होता है वो लगता है, उसके पहले आपको ये बेड के अंदर डालना बहुत जरूरी है। ये सबके सब साथ डालिए। इसके साथ में ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट, राइजर, फेरस, जिंक, ये यदि आपको ये तीनों फेरस और जिंक ये आपको परिस के मिलेगा, आपको जिंक सल्फेट ETP सल्फेट में इसमें ये आप ये कंपनी के लीजिए। यहाँ पे ट्राइकोबुश जो दिया हुआ है, जमीन के अंदर जो 64 प्रकार की कुछ बुर्शियाँ होती है रोग वाली, उसको इसके अंदर लेने ऑटो अपने नियंत्रण में लेने के लिए आपको ट्राइकोबुश की बहुत जरूरत है। इसलिए आपको ट्राइकोबुश 2 किलो प्रति एकड़ बताया गया है। उड़द मूंग की खाद का प्रबंधन। उड़द मूंग ये बहुत कम दिन का पीक है, जल्दी आने वाली फसल है। इसकी बुआई के साथ साथ ही निम्नलिखित बुआई के साथ साथ ही इसका खाद का प्रबंध कर दीजिए आप 20-20-013 या तो 24-24-08, या यदि ये नहीं मिलते हैं तो DAP प्रति एकड़ 1 बोरा बाद में खाद डालने की इसको जरूरत नहीं है। ये क्रॉप सबसे पहले आने वाला, तो इसके लिए एक ही बार खाद डालिए और बाद में इसको खाद डालने की जरूरत नहीं है। संतरा मौसम्बी बहार मृग बहार का उर्वरक योजना। संतरा मौसम्बी का मृग बहार की जो उर्वरक योजना है उसके अंदर आपको प्रति पेड़ का बताया मैंने, ये 100 किलो गोबर खाद डालिए। बगीचे में पानी का तनाव छोड़ने से बगीचा पानी का तनाव बोले तो बगीचा तनाव छोड़ने से पहले 2 पानी देने से पहले रासायनिक खाद इसी प्रकार देना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। बगीचा आपको तनाव पे यदि 1 मई को छोड़ना है तो उसके 15 दिन पहले एक पानी होगा, उसके 15 दिन एक पहले पानी होगा। जो 15 दिन पहले पानी होगा उस पानी के साथ आप ये जो उर्वरक और जो खाद बताए हुए ये देना चाहिए, ताकि उसको 2 पानी मिलेंगे और वो अपने पेड़ को मिलना चालू हो जाएगा। इसी के कारण खाद आपको 2 पानी के पहले बताया गया। बोले तो जो 2 पानी चालू हो जाएगा उसके बाद में खाद देना है। उसमें 10-26-26 या तो 12-32-16 या तो 19-19-19 या तो 9-24-24 1.5 किलो प्रति झाड़। उसके अंदर राइजर 100 ग्राम, निम्बोली पेंट 1.5 किलो, ये आपको देना बहुत जरूरी है। और जैविक खाद में आपको NPK है 250 ग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। ये क्यों देना चाहिए? ये उठाने के लिए, ये मिलने के लिए आपको NPK है 250 ग्राम देना चाहिए। इसके साथ दुय्यम पोषक तत्वों का प्रयोग करना आवश्यक है। अब इसके साथ दुय्यम पोषक तत्व जो है वो एक तो आपको कुछ कंपनियों के एक कट्ठा मिल सकते हैं बैग के अंदर 5 किलो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, वो डाल दीजिए। यदि नहीं मिलते हैं तो मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, कैल्शियम, सल्फर ये लेना चाहिए। प्रति झाड़ 100 ग्राम के हिसाब से आपको डालने जरूरी है। ये आपको मैंने अभी पूरा उर्वरक के बारे में पूरी माहिती जानकारी दी है। इसके अंदर आपको कोई भी जानकारी में यदि कुछ तकलीफ होती है या समझ में नहीं आता है तो आप हमारे 88-88-16-78-88 ये नंबर के ऊपर आप कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।